नोएडा में काजिम अहमद की लिंचिंग के मामले में कौमी अक़लियती कमीशन की जानिब से नोएडा पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है। 7 दिनों के अंदर मामले पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में 62 साल के शख्स को हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। काजिम अहमद को ज़दोकोब किया गया था, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतार दिए गए थे। हुजूमी तशद्दुद का ये वाक़या नोएडा के सेक्टर 37 का है। आपको बता दें कि काजिम अहमद अलीगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान काजिम अहमद के साथ हुजूमी तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। हमारे नुमाइंदे खुरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, काजिम लिंचिंग हवाले से जो अक़लियती कमीशन है उन्होंने नोएडा पुलिस को नोटिस भेजा है, तफसीलात बताएं। देखिए, इस मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने सो मोटो एक्शन लिया है। जिस तरह से मीडिया में खबरें आई थी उसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है और नोएडा पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 3 अहम सवाल पूछे गए हैं। उसमें पहला सवाल ये है कि ये वाकया कब और कैसे हुआ और कितने लोगों को इस मामले के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये एक अहम सवाल पूछा गया है। इसके अलावा कौन कौन सी दफात हैं वो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर लगाई गई है और क्या कार्रवाई हुई है। यानी कि पूरे मामले की रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आसिफ रशीद की जानिब से मांगी गई है। इससे पहले भी कौमी अक़लियती कमीशन कई मामलों में सो मोटो एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन आपको मालूम होगा जिस तरीके से यह मामला सामने आया था और इस मामले में काजिम खुद पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस चौकी पर गए थे। वहां पर सिर्फ उनका नाम पूछा गया था, वजह पूछी गई थी और उसके बाद उनको वहां से रवाना कर दिया गया था। उनकी FIR दर्ज नहीं कराई गई थी। हालांकि बाद में जिस तरीके से पुलिस का रवैया था उसको देखते हुए ऑनलाइन तरीके पर FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल खुरम, जब ये मामला पेश आया था तब ये माना जा रहा था कि पुलिस इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अब क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है? पुलिस का इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने आया हो? देखिए, इस मामले में पूरी तरीके से पुलिस की जानिब से खामोशी है। अलबत्ता हमें ये जरूर मालूम हुआ था कि इस मामले को लेकर के जब काजिम अली के बेटों ने नोएडा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया था तो तकरीबन 8 पुलिस वाले उनके घर पहुंचे थे और थाना जामिया नगर के जो अफसर हैं, एक मुस्लिम अफसर हैं, वो भी उनके घर पहुंचे थे और उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो ये ट्वीट को हटा लें। इसकी वजह से ना तो उनकी MLC हुई थी और ना ही अब तक ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक की कोई इतला अभी तक सामने आई है। फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई की इतला फिलहाल नहीं है। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के तबसरे के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 4 जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने यकसा सिविल कोड की मुखालफत करने वालों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब भी यकसा सिविल कोड की बात होती है कुछ लोगों का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या हमारे आइन के मामार सेक्युलर नहीं थे। और देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। जो हमारे संविधान निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के और मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के और एक लंबी श्रृंखला थी, क्या वो सब पंथ निरपेक्ष और सेकुलर नहीं थे? संविधान के अगर आर्टिकल 44 में ये डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य जो है वो कॉमन सिविल कोड के लिए हालात को बनाए, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब एक चीज़, दूसरी चीज़, एक बात समझने की ज़रूरत है। कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो लोग किसी एक समाज और एक किसी धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भैया, कॉमन सिविल कोड आएगा तो हिंदुस्तान के 135-140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए होगा वो, और इससे जो है वो किसी के धार्मिक, किसी के शैक्षणिक अधिकार थोड़ी छिने जा रहे हैं। और जो लोग संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के हसरत मोहानी से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के रफ़ी अहमद किदवई से लेकर के एक लंबी श्रृंखला थी, वो सारे लोग दूरदर्शी भी थे, सारे लोग देश के भले के लिए सोचते भी थे
और उसी को लेकर के उन्होंने संविधान के आर्टिकल 44 में डायरेक्शन दिया है, डायरेक्टिव दिया है। अब इसको लेकर के मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई विवाद होता है तो वो गलत है। हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। किसान हरियाणा के वजीर मूलचंद शर्मा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। झड़प का वाकया यमुनानगर का है। किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया है। अरे कैमरा नीचे करिए, कैमरा नीचे करे। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। किसान हरियाणा के वजीर मूलचंद शर्मा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ये झड़प का वाकया यमुनानगर का है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमुनानगर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वजीर मूलचंद शर्मा के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन किसान जो है इन बैरिकेड्स को क्रॉस करते हुए झड़प हो रही है पुलिस और किसानों के बीच, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हमीरपुर से। बीजेपी और एसपी पार्टी वर्करों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुदाखलत की है। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यूपी में आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं और वायलेंस भी काफी देखने को मिल रही है और इस बीच बीजेपी और एसपी पार्टी वर्करों में झड़प हुई है। पुलिस ने मुदाखलत की है। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। आज ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग भी होगी। नताइज भी आज ही सामने आने हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह का तशद्दुद भी लगातार देखने को मिल रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको यूपी के हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और एसपी पार्टी वर्करों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने मुदाखलत की और कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हम लोग अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर हमीरपुर ब्लॉक के अंदर आने ही वाले थे कि अमृतपुर गुमाश्रम के पास चंदन शुक्ला के आदमियों ने, लगभग 50 से 60 आदमी रहे होंगे। चंदन शुक्ला स्वयं था, गाड़ी के आगे आके उसने पहले रिवाल्वर लगा दिया गाड़ी, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया है। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उसके साथ ही उन्हें लाठी डंडा से गाड़ी के सारे शीशे, गाड़ी पूरी हमारी तोड़ डाली है। इसके बाद हमको गाड़ी के खींच के सब लोगों को, हमारे आदमी को मारा है। मेरा सर फट गया है और हमारे जितने भी बीडी सदस्य थे सबको जबरदस्ती गाड़ी में लेके अगवा कर ले गए हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। तारिक, एक बार फिर जो है बीजेपी और एसपी कारकुनों के दरमियान झड़प हुई है, तशद्दुद सामने आई है और इस बार हमीरपुर से ये मामला सामने आया है। देखिए, मतलब मसला यही है कि बार बार अपीलें की जा रही है। अपोजिशन बार बार इस मामला को, तमाम मुद्दों मौजूदात पर बात कर रहा है, उठा रहा है इन तमाम बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख पर इक़्तिदार जमात जुड़े हुए लोग पर किसी भी ना अपील का असर है, ना अपने लीडरों की अपील का असर है और ना वो पुलिस को खातिर में ला रहे हैं। तो देखिए, ये मामला सामने आया है, ये भी उस तर्ज पर है जैसे मुतादिद शहरों में पहले भी हुआ है और आज भी कई मौक़ात पर पुलिस से नोक-झोंक हुई। तो देखिए, बात यही है कि कहीं ना कहीं जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसकी तरफ ये है। और इशारा क्या है कि देखिए, वो चाहते यही है कि कहीं ना कहीं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और तमाम तर एक ऐसा हरबा इस्तेमाल करके जिससे उनकी फतेह यकीनी हो, जिससे वो मतलब बरसर इक़्तिदार जमात की जानिब से पैगाम दे सके कि हमारी पूरी इजारादारी है। तो ये जो है कि जमहूरियत के खिलाफ कहीं ना कहीं एक साजिश है, चाहे खुआ उसमें किसी भी जमात के लोग शामिल हो। लेकिन फिलहाल का जो मंजरनामा है वो यही है कि इसमें आगे बढ़ के बीजेपी के जो बहुत जिम्मेदार लीडर्स हैं, बिलखुसूस
वजीर आला और दूसरे नायब वजीर आला, उनको ये कहना चाहिए कि साहब ये इस तरह से जो है चलेगा नहीं मामला, और इसमें कम से कम अपने अरकान को समझाएं, और अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने तमाम अरकान को समझाएं। लेकिन देखिए मंजरनामा जो है वो फिलहाल यही है कि कहीं ना कहीं लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इसमें बीजेपी की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। उन्हीं के लीडरों को आगे आके इन मामला को समझाना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, और खास तौर से जो पुलिस के जिम्मेदार अफसर हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम आईन और कानून का मजाक न उड़ने दें, कम से कम वो लोगों को ये पैगाम न जाने दें लोगों तक कि वो महफूज नहीं है या पुलिस बिल्कुल खामोश गूंगी बहरी बनी हुई, तमाम तमाशाई बनी हुई है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल। और तारिक, जब बीजेपी ये दावा करती है कि 217 से ज़्यादा सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, वहीं जब ये बातें सामने आती हैं कि ऑपोजिशन के नॉमिनेशंस ही फाइल नहीं होने दे रहे हैं और इस तरह का तशद्दुद भी देखने को मिलता है, तो इस पूरे जो चुनाव है उनके फेयर होने पर ही सवाल उठ जाता है। बहुत अहम सवाल किया मुनज़्ज़ा आपने ये, और देखिए इसी सवाल के पस मंजर में मैं आपको बता दूं कि आपके जिम्मेदार लीडरों ने पूरे इंतखाब को ही मनसूख करने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा जहाँ पर इंतखाब नाम की चीज ना हो, जहाँ पर जमहूरी खदरे पामाल की जा रही हो, जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहाँ पर इंतखाब से क्या मकसद होता है। तो देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इस हवाले से भी इस बात को भी बार बार उठाया जा रहा है कि जब फेयरनेस नहीं बचेगी, जब बिल्कुल चीजें फेयर होकर सामने नहीं आएंगी, तो इन सब चीजों की क्या अहमियत रह जाती है, क्या हिफाजत रह जाती है। देखिए बार बार फिर वही कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की नाहियत, पुलिस के जिम्मेदार अफसरान की खामोशी, हुकूमत का दबाव या सियासी दबाव, कुछ भी कह सकते हैं आप, उन सब को लेकर जो है ये अपोजिशन में भी नाराजगी है और अवामी सतह पर भी नाराजगी को महसूस किया जा रहा है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल। और जिस तरह से सवाल ऑपोजिशन लगातार उठा रही है कि जो यूपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि ये चाहे ये ब्लॉक लेवल इलेक्शन ही हो लेकिन वो उनके हक में जाए, और उसके लिए वो तशद्दुद का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल इस इलेक्शन के फेयर होने पर और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उठते हैं। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना कहर में अवामी फलाह के काम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि मौजूदा में कांग्रेस में जिस तरह से मीटिंगों का दौर जारी है, कोरोना कहर में अवामी फलाह को लेकर कमलनाथ और उनकी पार्टी के मेंबरान असेंबली ने ऐसे ही मीटिंगें करके अवामी फलाह के काम किया होता तो बहुत से लोगों का भला हो जाता। कांग्रेस अब अवाम को गुमराह कर रही है और अवाम सब जानती है। इंतखाबात में कांग्रेस अवाम के लिए भूली बिसरी बात की तरह हो गई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे ज्यादा बदनवान लीडर करार दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि 2023 का असेंबली इंतखाबात कांग्रेस कमलनाथ की क़यादत में लड़ेगी और पहले से ज्यादा सीटें हासिल की जाएंगी। कांग्रेस में क्या होगा ये इनसे पूछ के होगा। कांग्रेस क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी को हराएगी। आपने उस सर्वे की तो बात की, एक कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया कि इनमें से 4 लोगों में से सबसे भ्रष्ट कौन है। 15,000 लोगों ने भाग लिया। आपने 1200 का प्रश्न पूछा, 15,000 लोगों ने सर्वे में कहा कि सबसे भ्रष्ट शिवराज है और उससे भ्रष्ट सिंधिया है। क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा? इसका भी तो सवाल पहला बनता है कि सबसे। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, इलेक्शंस तो 2023 में होने हैं लेकिन अभी से जीत के दावे किए जा रहे हैं सियासी पार्टियों की जानिब से। मुनज़्ज़ा जो है दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्तों में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, पंचायत के इंतखाबात होने हैं और दोनों ही पार्टियों को जनता के बीच जाना है और जनता के बीच जब जाएंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कोरोना के कहर में आपने क्या काम किया है।
हुकूमत ये दावा पेश कर रही है कि जो भी काम हुआ है अवामी फलाह का वो हुकूमत के जरिए किया गया है, लेकिन कांग्रेस उसको जो है नाकाफी मानती है। और कांग्रेस ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी जब कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई और हुकूमत की जो तमाम कामों को नाकाफी बताते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। और यहीं पर अगर नेमावर की बात करें, दलितों की बात करें, कल वज़ीर आला जो है साबिक जो है वज़ीर आला कमलनाथ ने गवर्नर से मुलाकात करके शिवराज हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। वहीं पर आज काउंटर करते हुए शिवराज सिंह ने जो है गवर्नर जो है से मुलाकात की और तमाम चीज़ों से अपने हालात से रूबरू करवाया। यहाँ पर हमें देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को आवाम के बीच पहुंचने के लिए जिस तरह से सियासत कर रही है, आवाम दोनों को देख रही है, बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है और आवाम को मालूम है कि किसने कितना काम किया है। आवाम जो है कोरोना के कहर में किस तरह से परेशान हुए, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर क्या हुआ, ब्लैक फंगस को लेकर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी को लेकर क्या हुआ, आवाम ने किस तरह से उसमें तमाम चीज़ों को नज़दीक से देखा है। ये इलेक्शन जब होंगे, चाहे हम बलदियाती इंतखाबात की बात करें या पंचायत इंतखाबात की बात करें, और आने वाले जो 2023 का असेंबली इंतखाबात है उसको लेकर जो है आवाम के जहन में सब कुछ तैयार है, लेकिन आवाम वक्त का इंतजार करी। आवाम देखते ही है कि जो पार्टी ने किस पार्टी ने क्या काम किया, हुकूमत ने अपने वादे पर कितना अमल किया, अपोजिशन ने कितना अमल किया, ये तमाम चीज़ें जाहिर है। लेकिन दोनों पार्टियों को अपनी अपनी सियासत करना है, इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरों पर हमलावर नजर आ रही हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल मेहताब, और चाहे फलाही स्कीमों की बात हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हर बार ही कांग्रेस हमला बोलती आई है शिवराज सरकार पर, लेकिन ये बात भी सही है कि शिवराज सिंह ने खुद जो उनकी सरकार में काम सही से नहीं हो रहा है उसका नोटिस लिया था और हर हफ्ते की रिपोर्ट भी तलब की मिनिस्टर से। अब जिस तरह से वो चाहते हैं कि मिनिस्टर्स और जो अफसरान हैं वो सुस्त रवि न अपनाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो इल्जामात हैं उनमें कुछ सच्चाई भी है। देखिए, अगर इल्जामात में सच्चाई नहीं होती तो हुकूमत को या वज़ीर आला को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में जो है सरजनिश न करनी होती। ग्रुप वज़ीर आला ने जिस तरह की मीटिंग में जो कुछ भी कहा, न्यूज़ 18 ने अपने नाज़रीन को दिखाया कि वज़ीर आला साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में साफ हिदायत दी कि हर हफ्ते पीर के दिन मीटिंग होना चाहिए और कामों का तजिया होना चाहिए कि हर हफ्ते का हदफ क्या है, उसका हदफ को तय करके काम किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो वज़ीर आला या हुकूमत जो चाहती है या बीजेपी की आला क़यादत जो चाहती है, जब वो काम नहीं हो रहे हैं, यही वजह है कि वज़ीर आला ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया और उसी चीज़ को जो है कांग्रेस बार बार तनकीद का निशाना बना रही है। चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी होने की बात करें या ब्लैक फंगस के जो मामले हैं, उन तमाम पे जब बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हुकूमत को घेरती हुई इसलिए नजर आती है कि वहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ पर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि दोनों के बीच में को मुश्किलात का सामना है। वहीं सियासी पार्टियां जो है बस सियासत करने में ही नजर आ रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। काकतिया मेगा टेक्सटाइल कंपनी तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने जा रही है। ग्रुप के एमडी साबू जैकब का कहना है कि सूती धागों का इस्तेमाल करके नवजायदा बच्चों के कपड़े तैयार किए जाएंगे। कंपनी का मकसद अपने प्रोडक्ट्स को तेलंगाना में फरोग देना है। साबू जैकब तेलंगाना हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से बेहद मुतासिर हैं और अपने कारोबार को यहाँ वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। Mr. Sabu Jacob, who is the MD of Keytex Group and who has announced 1,000 crore investment here in Telangana. Sir, many congratulations to you. And you came here in Hyderabad first time and you had planned the investment of 1,000 crore. What is your, what the investment would be and how would it would perform? Yeah, actually, this is for a textile park we are looking for. And because Andhra, is the good for, all the cotton. So we are trying to utilize that cotton. So our plan is to set up one spinning, knitting and cutting and making garments. So in principle you are agreed, but no MOU has been signed yet. So what time duration you seek for that? Today also, we are going to have some more discussions with higher officials, and we are extending our trip. So basically, maybe next week our technical team will come over here, and other feasibility, all that, we'll do the,
final, the area and everything. Then hopefully, I think I'll be back within 2 weeks' time to sign the final agreement. So, in any other segments you are looking for something, I mean, so for investment, or you're looking for it? Yeah, yesterday, actually we visited the textile park. Today we are going to another place. And of course, yes, because we are looking for different options, not only textiles, spices, aluminium, different industry. So we are a group of different products. What is the exact reason why you had rolled back from Kerala? I mean, what do you... See, actually we started in 1968. It's a 53 years old company. And almost 15,000 people working in our different groups. Almost 7 products. But I can say fortunately or unfortunately, Kerala, a lot of problems, political issues, bureaucratical issues. So we think this is a time to move out. So we are searching for the places, different states, options. And what we found, Telangana government and especially the minister, industries minister, he is very dynamic, aggressive. So that's why, we are here now. See, we had problems, several years. We had problems in 73, 77, 88, 93, 99, 2001. It's a regular affairs in Kerala. It's nothing special, now. My father, started this business just to give the employment, basically, to Keralites. But unfortunately, I can say, the situation is not good. So there's no any other option for us. So we have decided. You said situation is not good, but the CM said that they are the industrial friendly government. See, anyone can talk, but the reality is different. Even the industries minister in Kerala, he talks every day. This is the best place to invest. Now, till last year we were, I think, number 18, and now it is 28. So that shows, the reality. And of course, the Telangana is number 1. So that's why, our first choice was Telangana. And what I felt, we are here, this is the second day for me, when I met the minister. Even before that, we had 2-3 times, we had discussions over phone with his full team. And I found him something different than a politician. I can say that. Because his approach is purely professional approach. Sir, so he can understand what a businessman or an investor required. So it's easy to explain. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।